हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज संकेत जैन। आज के हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखेंगे 2020 पेपर का। ये हमारा सेक्शन बी रहेगा। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ए एनालाइज किया था और इसका हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम 5, 6, 7, 8 देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं लिखते वक्त, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमको एक आंसर में डालना है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के पेपर में चाहे भले ही वो जीएस के पेपर हो या ऑप्शनल के पेपर हो, अगर आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे आंसर लिखने के लिए, तब जाकर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। ऑब्वियसली कंटेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ स्ट्रक्चर, रेडीमेड स्ट्रक्चर बना के रखने पड़ेंगे ताकि आप डायरेक्टली उनको एग्जाम हॉल में लिख सको। है ना? कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहेंगे। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आएँगे साइकोलॉजी में कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा बहुत कम होता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रहेंगे, लेकिन जो 15 मार्क का, 20 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं। है ना? उसमें आपको इंटरलिंकेज करना पड़ता है टॉपिक्स के बीच में। तो वहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर तैयार करके रखने पड़ेंगे ताकि सीधा आप उनको अप्लाई कर सको। ठीक है? तो ये हमने पेपर जो लास्ट ईयर का पेपर हमने एनालिसिस किया था पार्ट 1, इसमें हमने वो कुछ तरीके देखे थे, कुछ कंटेंट हमने डेवलप किया था और कैसे वो फर्दर हम उनको उनको यूज़ कर सकते हैं। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन बी देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है, हाउ कैन अ साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ड्यूरिंग कोविड-19। अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं या एक साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या काम होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी को, एजुकेशन को, कम्युनिटी को कैसे कैसे हेल्प करता है, इसको लेकर आपके पास थोड़े फोकल पॉइंट होने चाहिए। यू शुड हैव सम डेटा रिलेटेड टू दिस, यू शुड हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कि हाउ कैन अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प फॉर द सोसाइटी, फॉर द एजुकेशन, फॉर द कम्युनिटी। है ना? तो कैसे, जैसे साइकोलॉजी की एप्लीकेशन आप देखोगे कि हर जगह है, ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं यहाँ पे साइकोलॉजी की एप्लीकेशन ना हो। तो वहाँ पर क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको तैयार करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमेशा इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके पूछ लिया था कि साइकोलॉजी को आप क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट ईयर ये पूछ लिया। इस साल भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप ब्रीफली एक बार लिखेंगे कि हम साइकोलॉजी की जो फील्ड है उनको हम कहाँ वो अप्लाई होता है और कैसे उसका रिलेवेंस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। ठीक है? तो साइकोलॉजी का हम रिलेवेंस एट अ टाइम ऑफ कोविड-19 बताएंगे। है ना? जैसे कि इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोपिंग स्किल्स विद द पब्लिक। लोगों की इसने मदद की, साइकोलॉजिस्ट ने लोगों की काफ़ी हेल्प की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया उनको, फ्रंट लाइन वर्कर्स की काफ़ी हेल्प की। ठीक है? तो ऐसे आप एक तरीका बता सकते हैं कि क्या-क्या रिलेवेंस रहा है कोविड-19 के टाइम पर साइकोलॉजिस्ट का। उसके बाद आप कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएँगे साइकोलॉजी की, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बता सकते हैं। ठीक है? साइकोलॉजिस्ट कैन यूज्ड दिस पर्टिकुलर थेरेपी टू मॉडिफाई देयर मालएडेप्टिव ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो पेंडेमिक को लेकर आ गए हैं। है ना? जैसे आपने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो थेरेपिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास काफ़ी कॉल आना शुरू हो गए थे उस टाइम पर। उनको काफ़ी डर लग रहा था लोगों को कि हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। एंग्ज़ायटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। है ना? तो इस तरह की थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इंटरपर्सनल थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है, मूड डिसऑर्डर को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है? तो हम इंटरपर्सनल थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्लाइंट एक इंटरपर्सनल थेरेपी का यूज़ कर सकता है रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, उसका डिस्ट्रेस कम करने के लिए, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है? एक जो निमहंस का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम है समाश्रया। ठीक है? ये इनिशिएटिव के अगर बारे में आप लिखेंगे तो आपका वेटेज बढ़ेगा। ठीक है? तो इट इज़ एन इनिशिएटिव टू एड्रेस कोविड-19 एंड पैंडेमिक रिलेटेड साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। है ना? यहाँ पर भी काउंसलिंग देने का काम होता था साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके बारे में आप लिख सकते हो। साइकोलॉजिस्ट ग्रीफ काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये क्या थोड़े बेहतर पॉइंट है। तो यहाँ से चांसेस रहेंगी आपको कि एग्जाम में ना अच्छे नंबर देगा। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर एक आंसर में एक +1 लेके आ सको। एक एडिशनल नंबर लेके आ सको, क्योंकि जनरल जो पॉइंट होंगे वो सब लोग लिख के आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपको हर एक आंसर में +1 एक एक पॉइंट ऐसा लिखना है कि जो आपको +1 दे, जो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दे।
ठीक है, जिससे आपको आधा नंबर, 1 नंबर बेहतर मिल सके। आप हर एक क्वेश्चन में +1 लेके आएंगे तो 20-25 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ग्रीफ काउंसलिंग का कंसेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें क्या था, ये जो साइकेट्रिस्ट थे इन्होंने एलिजाबेथ कुबलर-रॉस को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या है, इसमें कोपिंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर किसी ने लव्ड वंस को अपना खो दिया है तो वो कैसे कैसे किस तरह की कोपिंग स्किल्स को यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये इनिशिएटिव आप लिख सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लिख सकते हैं और इंटरपर्सनल थेरेपी। ये मैंने आपको 3-4 बता दिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इसमें हमें ब्रेन प्लास्टिसिटी होता क्या है ये इसको बताना है, और क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, ब्रेन प्लास्टिसिटी ये क्या प्रोसेस है। इस ब्रेन प्लास्टिसिटी से मतलब क्या है कि ब्रेन की एबिलिटी, ब्रेन की कैपेबिलिटी जिससे वो अपने आप को चेंज कर सके, और जो नए नए उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बेसिस पर अपने आप को एडेप्ट कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिक से इसका कुछ रिलेशन नहीं है, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कैपेसिटी है ब्रेन की टू रीऑर्गेनाइज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ब्रेन प्लास्टिसिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं, है ना। तो न्यूरो यानी कि यहाँ पर न्यूरॉन्स का फंक्शन होगा, न्यूरॉन्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस आती है यहाँ पर। और प्लास्टिसिटी से जो मतलब है यहाँ पर उसका मतलब है मेलिएबिलिटी से, कि कैसे अपने आप को वो चेंज कर पाता है। ओके, तो न्यूरॉन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आती है, जिसको हम इस वजह से इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं, या फिर ब्रेन की मेलिएबिलिटी हम इसको बोलते हैं, है ना। अब ये जो होती है ब्रेन प्लास्टिसिटी, ये 2 तरीके की होती है। पहला इसका पार्ट होता है फंक्शनल प्लास्टिसिटी, सेकंड इसका पार्ट होता है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। ठीक है, जो फंक्शनल प्लास्टिसिटी है वो क्या काम करती है, वो ब्रेन की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो फंक्शंस को मूव कर सके डैमेज एरिया से अनडैमेज एरिया तक। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या है, ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने आप को चेंज कर सके एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। फिर से देखते हैं इसको। फंक्शनल प्लास्टिसिटी से क्या मतलब है, ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जिससे वो डैमेज एरिया से अनडैमेज एरिया तक कुछ फंक्शंस को हटा सके। ठीक है, जैसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, है ना, तो हम जो सीखते जाते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हटानी होती है हमारे ब्रेन के एरिया से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्लास्टिसिटी। सो इट इज द ब्रेन एबिलिटी टू मूव फंक्शंस फ्रॉम अ डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन टू अदर अनडैमेज एरिया। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हाँ, ब्रेन की जो एबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, कि कैसे कैसे हम कुछ सीख कर अपना जो ब्रेन है उसको हम चेंज करते जाते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके की होती है हमारी ब्रेन प्लास्टिसिटी, या फिर हम जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये काम कैसे करती है, ये काम करती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक प्रूनिंग। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो होती है ब्रेन प्लास्टिसिटी को काम करने के लिए। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, जब हमारा बर्थ होता है तो हमारे बर्थ के इनिशियल कुछ सालों में हमारी जो ब्रेन की ग्रोथ है बहुत बहुत रैपिडली हो रही होती है, बहुत फास्ट तरीके से होती है। तो बर्थ के टाइम पर हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें जो न्यूरॉन होता है उसमें करीबन काफ़ी सारे सिनेप्सिस होते हैं। ठीक है, काफ़ी उसमें सिनेप्सिस होते हैं। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ चैनल है एक तरीके का। इसके थ्रू एक जो न्यूरॉन है वो ट्रांसफर होता है दूसरे न्यूरॉन के प्रति। तो एक तरीके का चैनल है, एक तरीके के बीच का लिंकेज है ये, है ना। इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम पर हमारे अंदर काफ़ी सारे सिनेप्सिस होते हैं। जब हम 2 या 3 साल के हो जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इनिशियली जैसे फिगर आपको याद रखना है कि 2500 करीब सिनेप्सिस एट द एज ऑफ बर्थ होते हैं, और जब हम 3 या 4 साल के होते हैं तो ये बढ़ते बढ़ते 15 से 16,000 तक हो जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी हम लर्न करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, फिर जब हम अपने एडल्टहुड में जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ और एक्टिविटी होती है। तब क्या होता है, ये जो सिनेप्सिस हमारे होते हैं जो हमारे बचपन से थे, ये करीबन आधे हो जाते हैं, क्योंकि एडल्टहुड के टाइम पर हम काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। तो कुछ और कनेक्शन स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और जो पुरानी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ,
हमारा जन्म हुआ, जन्म के टाइम पर हमारे अंदर काफ़ी सारे सिनेप्सिस हैं, ठीक है। सिनेप्सिस के बाद वो बढ़ते जाते हैं 3 या 4 साल तक, फिर हम थोड़े एडल्ट होते हैं, तो वो जो सिनेप्सिस हैं वो आधे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें नए-नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए-नए कनेक्शन को हम फॉर्म करते हैं और जो पुराने कनेक्शन हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्टिक प्यूरिंग। और इस प्रोसेस की वजह से ही जो ब्रेन होता है वो अपने आप को थ्रू द लर्निंग अलग-अलग तरीके के लिए एडॉप्ट करता है, ठीक है? तो ये इस तरह की प्रोसेस होती है हमारी ब्रेन प्लास्टिसिटी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि सिनेप्सिस टर्म आ गया, न्यूरॉन आ गया, तो ये थोड़े बायोलॉजिकल टर्म आ गए। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार ऐसा आ जाता है, तो वर्किंग मैंने आपको समझा दी है इसकी। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लें, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। एक इसमें कार्ल लेशली की आप रिसर्च कोट कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं इसमें, अर्ली थ्योरीज़ हैं, विलियम जेम्स की थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न थ्योरीज़ भी हैं। लेकिन आप इसमें कार्ल लेशली की थ्योरी आप इसे बता सकते हैं। इन्होंने बताया था कि रेशस मंकीज़ जो थे, उन्होंने एविडेंसेस बताए थे कि उनमें एक न्यूरल पाथवेज़ होता है। उसकी बेसिस पर फिर इन्होंने बता दिया था, ठीक है। सो बाय डेवलपिंग न्यू कनेक्शंस एंड प्रूनिंग अवे वीक वन्स, प्रूनिंग अवे यानी कि उनको हटा देना, प्रूनिंग यानी कि उनको हटा देना। तो सिनेप्टिक प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस होती है। जो सिनेप्टिक प्रूनिंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस जो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन जो एक्स्ट्रा सिनेप्सिस होते हैं उनको हटा देता है, उनको कम कर देता है, और जो नए सिनेप्सिस होते हैं उनको और स्ट्रेंथन कर देता है, ठीक है। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हटा देता है, और जो नए जिनकी ज़रूरत है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। सो प्रूनिंग अवे द वीक वंस, द ब्रेन इज एबल टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज द वर्किंग ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड द प्रोसेस हैपन्स थ्रू सिनेप्टिक ट्यूनिंग। ये आपको वर्ड याद रखना है। ब्रेन प्लास्टिसिटी में कौन सा? सिनेप्टिक ट्यूनिंग आपको याद रखना है, रिसर्चर का नाम याद रखना है, न्यूरल पाथवेज याद रखना है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको डिफाइन करते वक्त इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। ये आपने 3 या 4 लाइनें आपको बता दिया। अब आपको उसके फैक्टर्स जो हैं उसको डिफाइन करना है कि कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन-कौन से हो गए? देखिए, इस तरह की कभी भी आपको जब फैक्टर्स पूछे जाएँ, तो उसमें हमेशा 2 चीज़ें तो होंगी होंगी। एक तो नेचर होगा, दूसरा नर्चर होगा, है ना? एक तो आपके जीन्स होंगे और दूसरा आपका एनवायरनमेंट होगा, ठीक है? नेचर, नर्चर या जीन्स एंड एनवायरनमेंट, है ना? तो ये 2 चीज़ें तो हमेशा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसमें भी आपका एक तो एनवायरनमेंट होगा और आपकी एज होगी, जेनेटिक फैक्टर्स आपके होंगे, है ना? बेटर स्लीप से आप इस प्रोसेस को और बेहतर कर सकते हैं। बेटर स्लीप भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करती है ब्रेन प्लास्टिसिटी को। हेल्थ, आप आपकी लर्निंग कैसे डेवलप हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्रेन प्लास्टिसिटी को अफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? जैसे जो प्लास्टिसिटी होती है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहती है ना? लेकिन जो यंग ब्रेन्स होते हैं, जब हम यंग होते हैं तब हमारी रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है अलग-अलग एक्सपीरियंसेस को, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है? तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ यंग ब्रेन्स, ठीक है? तो इस तरह से एज का फैक्टर आ गया, ठीक है? एनवायरनमेंट यानी कि आप अलग-अलग एक्सपीरियंसेस में जाते हैं, अलग-अलग लर्निंग में जाते हैं, तो वहाँ से आप नई-नई चीज़ों को गेन करते हैं, तो इस तरह से एनवायरनमेंट वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? तो और जैसे कि आप मान लीजिए आपने अच्छी अगर रेस्ट ली है, अगर बेटर स्लीप है, तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा-सा उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। जैसे रिसर्चर ने बता जो रिसर्च हम की गई है, उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छी तरीके से नींद पूरी करते हैं, तो आपकी ब्रेन की जो डेंड्रिटिक ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जेनेटिक ग्रोथ यानी क्या होता है, ये आप इतना समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो कनेक्शन जो होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। तो ये अगर आप बेटर स्लीप करेंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस वजह से आप जो ब्रेन प्लास्टिसिटी है वो आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। इन्वायरमेंट में आपके बताएंगे कि जैसे इन्वायरमेंट से आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, है ना। तो आप उसमें अटेंशन लगाकर अलग अलग चेंजेस को आप अपने अडेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स जो हैं आप उनके बारे में 2 या 3 लाइन लिख दीजिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। अब ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग वाला, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जनरली सिर्फ आपको यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करना है डिटेल में, तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको मत फॉलो कीजिए। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन होता क्या है आप इसको डिफाइन करेंगे ब्रीफ में। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम भी छोटा सा बना सकते हैं, फ्लो चार्ट टाइप। तो ये कम्युनिकेशन हो गया जहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। अब कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, एक अगर आपको एक बेहतर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देनी है, या फिर अगर आपको बेहतर कम्युनिकेशन पहुंचाना है, तो उसमें एक तो इफेक्टिव स्पीकिंग होनी चाहिए,
ठीक है। इफेक्टिव स्पीकिंग इज वन ऑफ द फैक्टर हो गया, है ना। इफेक्टिव स्पीकिंग के साथ साथ इफेक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए उसमें, इफेक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए, फीडबैक वाला फैक्टर होना चाहिए। ये आप काफ़ी लिख सकते हैं ना, इसमें बहुत कुछ है लिखने को। फीडबैक के बारे में लिख सकते हैं कि एक फीडबैक भी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो भी आप बताएँगे, जो भी आपकी बोलने का तरीका होगा, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज़। क्लियरली और कंसाइज़ तरीके से आपको बताना है, आप जो बताना चाह रहे हो। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए स्पीकर और लिसनर के बीच में। एक तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को इनहेरेंट कर सके, है ना। तो इसके अलावा जो स्पीकर है उसको ये भी आना चाहिए कि कैसे वो अपनी टोन को यूज़ कर सकता है, कब टोन को ऊपर करना है, पिच को ऊपर करना है, पिच को नीचे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे मैसेजेस देने हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ 4-5 स्टेप आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ मच डू फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि 2 फैक्टर, फैमिली कैसे इफ़ेक्ट करती है और स्कूल एनवायरनमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है इंटेलिजेंस को। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हमारा मेन कीवर्ड क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कैसे फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इंटेलिजेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यू शुड राइट वन गुड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस होता क्या है। कुछ तो आप जनरल आप लिख सकते हो डेफिनेशन की, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमारी रिलेटेबल नॉलेज यूज़ होती है, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ सम ऑफ टोटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस विच इंक्लूड कोडिंग, इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल। आप ये एक डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता है तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे कि वेशलर ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी इनकी, WECHSLER। इन्होंने क्या बताया था कि इंटेलिजेंस इज अ काइंड ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जिसकी बेसिस पर ही और शी कैन थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू कोप इफेक्टिवली इन द एनवायरमेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। वेस्टलर ने क्या बताया था कि इंटेलिजेंस इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली, एंड टू कोप इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये इन्होंने डेफिनेशन इसकी दी थी, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हमारा एक डेफिनेशन अच्छा बेहतर एक डेफिनेशन आ जाएगी, और हमारे पास रिसर्चर का जो है वहाँ से नेम भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हमें बताना है कि फैमिली कैसे उस पर इम्पैक्ट डालती है और स्कूल इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, ठीक है, अगर देखिए इंटेलिजेंस का अगर टॉपिक आया ही है तो इसमें आप एक बार ये भी देख लीजिएगा आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको डेफिनेशन करनी है, इसके बाद आपको इसमें गार्डनर थ्योरी पढ़नी होती है इंटेलिजेंस में, गार्डनर थ्योरी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बस एक बता रहा हूँ। गार्डनर थ्योरी आपको उससे पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। आपको स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़नी है इसमें। ठीक है, एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में आपको देखना है, उनकी एजुकेशनल रिलेवेंस हमको समझनी है। ठीक है, तो ये थ्योरी गिलफर्ड की थ्योरी भी आपको पढ़नी है इसमें। गिलफर्ड की आप थ्योरी पढ़ेंगे, एसआई मोटर इनका पढ़ेंगे। ठीक है, और एक थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो भी पढ़ेंगे। ये तो ये 4-5 थ्योरी आपको इसमें पढ़नी होती है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके आपको सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन भी पता होना चाहिए। इतना करेंगे तो इंटेलिजेंस का काफ़ी आपका कवरेज अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो हमने इंटेलिजेंस को एक डिफाइन कर दिया कि इट इज़ अ प्रोसेस टू थिंक रैशनली, ठीक है, एक्ट पर्पसफुली और कोप अप इफेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है कि फैमिली और स्कूल इन्वायरमेंट कैसे कैसे उस पर इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले हम फैमिली इन्वायरमेंट की बात करेंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। फैमिली एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हुए आप कोई भी फैमिली, यानी कि मतलब फैमिली जो आपका है, मतलब पेरेंट्स वगैरह हैं वो उसमें आ जाएंगे, वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आप इसमें एक तरीके से क्या हो गया, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस कैसे आ रहा है इंटेलिजेंस का, तो वो अप्रोच आपको इसमें बताना है। तो इसका कुछ आप 1 या 2 एविडेंस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3-4 डाल रखे हैं। तो इन सब स्टडीज़ ने बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो इंटेलिजेंस पे होता है। ये सब थ्योरीज़ ने इन्होंने बताया था। ये काफ़ी कोरिलेशन फाइंड किया था उन्होंने इन सब चीज़ों के बीच में। ठीक है? जो ट्विन्स होते हैं उनमें कैसे इंटेलिजेंस वेरी करती है, और जब वो अलग-अलग हो जाते हैं तो कैसे इंटेलिजेंस वेरी करती है। ओके? तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कैसे इंटेलिजेंस लिंक होती है, ये सब फैमिली स्टडीज़, ट्विन स्टडीज़, एडॉप्टेशन स्टडीज़ ने बताया था।
तो आप इनमें से 1 या 2 स्टडी कोट कर सकते हैं, आपको पढ़नी सारी है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा ये तो हमने एविडेंसेस बताए हैं, रिसर्चर्स बताए हैं, लेकिन ये हमारा मेन पार्ट नहीं है। ये तो आपको 1 या 2 आप ब्रीफ में बता सकते हैं। मेन पार्ट आपका क्या है कि फैमिली कैसे इम्पैक्ट डालती है इंटेलिजेंस पर, ये हमारा मेन पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। अब देखिए, इसमें एक रिसर्च की गई थी ड्वेक और कलीस के द्वारा। इन्होंने क्या देखा था कि आप जितना प्रेस करेंगे, जो फैमिली में जितना प्रेस और रीइंफोर्समेंट मिलेगा फैमिली के द्वारा, उतना ज़्यादा उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बच्चे की, वो उतनी ज़्यादा बेहतर होंगी। ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रेस एंड रीइंफोर्समेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली सजेस्ट दैट फीडबैक टू अ चाइल्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट कैन अल्टर देयर फ्यूचर इंटेलिजेंस स्कोर। तो जितना आप प्रेस करोगे, पेरेंट हु प्रेज द चाइल्ड एफर्ट्स एट अ टास्क रादर देन द रिजल्ट, यानी कि जितना आप, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है आपका, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, अगर आप उसको प्रेज़ करोगे, ना कि उस चीज़ को कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो आपका जो प्रेज़ और रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें, दे शुड बी ऑन द मेहनत, ऑन द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जितने उसमें कर रहे हैं, उसमें आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, रादर देन कि आपको अच्छा ही रिज़ल्ट लेके आना है, आपको फर्स्ट टॉप ही करना है, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो देखा जाता है कि जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, वो इम्प्रूव होता है ना? और उसकी जो लर्निंग है, लर्निंग अचीवमेंट है, वो बढ़ के निकल के आता है। तो ये बताया था कंसेप्ट हमारा ड्वेक और कलीग्स ने, उसके कलीग्स ने। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं, इनकी जो थ्योरी थी ड्वेक एंड कलीग्स की, इस पर्टिकुलर थ्योरी को बोला जाता है इंक्रीमेंटल थ्योरी। इंक्रीमेंटल थ्योरी इसको हम बोलते हैं, है ना? तो इन्होंने ये बताया था कि आप उनको उनके जो टास्क है, जो वो काम कर रहे हैं, आप उस पे फोकस कीजिए, उसको, उनके एफर्ट को प्रेस कीजिए, रादर देन उनके रिजल्ट क्या आना चाहिए उसको प्रेस करने के अलावा। ठीक है? तो ये इन्होंने इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, जिसकी बेसिस पे आप बता सकते हो कि पेरेंट्स कैसे इंटेलिजेंस को इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उसमें आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, फैमिली से रिलेटेड आप ये चीज़ आप इसे बता सकते हो, है ना? सेकंड आपको बताना है कि स्कूल एनवायरनमेंट। अब हमें दूसरी क्या बात करनी है, स्कूल एनवायरनमेंट की बात करनी है। अब स्कूल एनवायरनमेंट यानी कि आपके जो टीचर्स आ जाएँगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाएँगे, तो वो कैसे इम्पैक्ट डालेंगे। तो आप पीयर ग्रुप का यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीयर ग्रुप कैसे इफ़ेक्ट करता है आपकी इंटेलिजेंस को, आप उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर ये भी काफ़ी रिसर्च की गई है कि जो आईक्यू और एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, दे आर वेरी कोरिलेटेड। जो एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि जो आप स्कूल में जाके एजुकेशन लेंगे, और आपको जो आईक्यू होगा, दे आर वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब ये जो बताया था, ये सेसी ने इलस्ट्रेट किया था काफ़ी सारे अलग तरीके के कोरिलेशनल एनालिसिस करके, कि जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, हमारा जो एजुकेशन होता है, वो इंटेलिजेंस को काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, जो हम जनरली स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये देखा गया था कि आईक्यू डिक्रीज़ेस ड्यूरिंग समर ब्रेक्स, जब हम स्कूल में समर ब्रेक्स लेते हैं, तो उस टाइम पर आईक्यू हमारा कम हो जाता है। ये उन्होंने इलस्ट्रेट बताया था, ठीक है? या फिर जो लेट एंट्री करते हैं स्कूल में, उनका आईक्यू कम होता है। दोज़ हू ड्रॉप आउट ऑफ द एजुकेशन अर्लियर हैव लोअर आईक्यूज़ and children of the same age but of 1 years less schooling have lower IQs। ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की थी बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है? तो आप इनके बारे में यहाँ पर कोट कर सकते हैं, है ना? अब देखिए, अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये थोड़े से इनरिचमेंट वाले पॉइंट बताए हैं। अगर आप इनको लिखेंगे, तो आपका जो वेटेज है आंसर आने का, वो बढ़ेगा। ठीक है? जनरल पॉइंट आपको पता होंगे, क्योंकि अगर आप मीन्स लिख रहे हैं, तो आपने एक बार 2 बार पढ़ रखा होगा सिलेबस को अच्छे से। तो जो जनरल पॉइंट है, वो आप उनको लिख पाएँगे। ये जो पॉइंट है, इनको आप लिखेंगे, तो आपको एक +1 जो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, वो मिलने की चांसेस हो जाती है। ठीक है? तो दिस इज़, ये हो जाएगा आपका ना। फिर फैमिली के बारे में बता दिया, स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, है ना? इस वाले पोर्शन को इसमें कम डिस्कस करना है, इसमें ज़्यादा ही लिखना है। ये जितने भी जो लिखे हुए हैं ना, ये दीज़ आर नॉट द मॉडल आंसर्स, ये मॉडल आंसर नहीं है। मॉडल आंसर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है किसी भी आंसर की। ये हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हम आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको 6 प्राइमरी इमोशन के बारे में बताना है, जो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है? जो जो 6 प्राइमरी इमोशंस थे, वो हमारे पॉल एकमैन ने बताए थे। ठीक है? तो उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सली एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसगस्ट, फियर, सरप्राइज, एंगर, है ना? तो ये जो है हमारे 6 तरीके के प्राइमरी इमोशंस हैं। अब जैसे ये सब चीज़ें कैसे आप उनके थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप इनको बता सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है, हैप्पीनेस में आप क्या होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, स्माइलिंग, स्माइलिंग का फेस हो जाएगा आपका।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड सैडनेस में आप क्राई करने लगेंगे तो क्राइंग आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, या फिर आपका मूड जो होगा वो लो हो जाएगा। लेथार्जिक आप फेशियल एक्सप्रेशन आप इसमें ले सकते हैं, है ना? फ़ियर के टाइम पर आप क्या बता सकते हैं? फ़ियर में आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? आपकी आँखें वाइडन हो जाएँगी, है ना? या फिर आप थोड़े से सिकुड़ से जाते हैं, पुलिंग बैक हो जाता है आपका, ठीक है? तो वो फ़ियर के टाइम पर आप वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है? डिसगस्ट के टाइम पर आप क्या करेंगे? डिसगस्ट के टाइम पर आप उस चीज़ से दूर भागेंगे। यू विल टर्न अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ डिसगस्ट, ठीक है? तो टर्न अवे आप हो जाएँगे इसमें। ठीक है ना? नेक्स्ट एंगर, एंगर में क्या हो जाएगा? एंगर में आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? आप उसको फ्राउनिंग काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका एंगर के टाइम पर। फ्राउनिंग करने लगेंगे आप, ठीक है? लास्ट हमारा क्या रहेगा? सरप्राइज़। सरप्राइज़ में आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आपके आईब्रोज़ रेज़ करते हैं आप, आपकी आँखें एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं, आपका माउथ खुला रह जाता है, ठीक है? तो दिस इज़ द सरप्राइज़ वाला इमोशन, ठीक है? रेज़िंग आईब्रोज़। तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन आपको सब बताना है। इमोशन भी आपको उसको डिफाइन करना है, इमोशन क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो लास्ट हमने जो सेक्शन 1 का एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने इमोशन को डिफाइन किया था, लैंग्वेज उसकी डेफिनेशन देखी थी, तो आप वो यहाँ पर भी कोट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन बी का पहला जो 5th पार्ट जो ABCDE क्वेश्चन रहते हैं कंपल्सरी वाले, वो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट 6th पे आएँगे। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन एरिक्सन psychosocial and Freud psychosexual theories also explain different virtues attached to each stage of psychosocial therapy। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपको इसे बतानी है और फ्रॉइड की थ्योरी आपको इसे बतानी है। दोनों थ्योरी को आपको पता होना चाहिए और आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आप कोशिश कीजिए कि उनकी स्टेजेस वाइज डिफरेंशिएट कर सके। देखो, एक तरीके से जो डिफरेंस आप कैसे कर सकते हैं, आपने ये ऐसे बनाया और आपने ये इधर लेकर डिफरेंस बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, आप पैरामीटर्स पर डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिन-जिन पैरामीटर पर इन्होंने पॉइंट दिए थे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने डिफरेंशिएट करने का, तो ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर ऐसे उनके बीच में कॉमन होंगे जिनके ऊपर उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया होगा, दोनों ने, एरिक एरिक्सन ने और सिगमंड फ्रॉइड ने। तो अगर आप उन पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपका बेटर बेटर प्रेजेंटेशन आएगा आंसर का, ठीक है ना? तो हम इसको देखते हैं एक बार। सॉरी, तो पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि क्या है, मेन आंसर पे हम फिर आएँगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, एक तो एरिक्सन की थ्योरी है, दूसरा फ्रॉइड की थ्योरी है ना? अब सिगमंड फ्रॉइड ने अपना जो बताया था वो उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी। इनकी स्टेजेस क्या थी? एक तो ओरल स्टेज थी, हम पूरी डिफाइन नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ बस एक ओवरव्यू, ठीक है? दूसरा इनकी एनल स्टेज थी, उसके बाद हम फेलिक स्टेज पे आते हैं, ठीक है? फिर ओरल, एनल, फेलिक और लेटेंट, और लास्ट इनकी जेनाइटल स्टेज थी। ये सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी, ठीक है? एरिक्सन पर अगर हम आते हैं तो उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज इनकी थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है? सेकंड स्टेज इनकी थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। थर्ड इनकी स्टेज थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। द फोर्थ वन इज इनिशिएटिव वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ठीक है? नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है? फिर उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है? तो इनको हमने काफ़ी डिटेल में हर एक किसी डिस्कस भी किया हमारे लेक्चर्स में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इनकी ये स्टेजेस थी, लेकिन ये हमारा मेन मोटिव नहीं है इस आंसर को एड्रेस करने का। ये मैंने आपको इनकी स्टेजेस बताई हैं, हमको इसमें बताना क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है उनकी स्टेजेस को, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों को ब्रीफली डिफाइन करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड और जो थे इनको एरिक एरिक्सन का मेन काम क्या था। तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने ही थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट दी थी। अलग अलग दोनों का मेन फोकस डेवलपमेंट थ्योरीज को कैसे एक्सप्लेन करना इस पर था, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड और की साइकोसेक्सुअल थ्योरी और एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी, दे आर वेल नोन थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना? तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो पहला जो रहेगा
पहली इसकी जो थी बर्थ टू 1 ईयर, इस पर्टिकुलर स्टेज में बर्थ टू 1 ईयर में जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने क्या बताया था कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज होती है इसको हम ओरल स्टेज बोलते हैं। अब स्टेजेस की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना। ये आपको डिफाइन करना है, मतलब ओरल स्टेज के बारे में बताना है, मैं आपको नहीं बताना क्योंकि आप सिंपली इसको किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एरिक्सन ने बर्थ टू 1 ईयर की जो स्टेज थी इसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इनको हम लेक्चर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं अलग से थोड़ी लगा के। अभी मैं आपको सिर्फ स्टेजेस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बच्चा बड़ा होगा, 1 से 3 साल का होगा। 1 से 3 साल का होगा तो सेकेंड स्टेज जो उन्होंने बताई थी सिगमंड फ्रॉइड ने, उन्होंने बताई थी हमारी इसमें जो आएगी एनल स्टेज आएगी। और अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो स्टेज आएगी वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की आएगी। फिर और बड़ा होगा 3 to 6 ईयर का पैरामीटर हम देखेंगे। इसमें सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो स्टेज आएगी इसमें फैलिक स्टेज आएगी। इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। एरिक एरिक्सन ने क्या बताया था कि इस स्टेज में जो आपका रहेगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, बच्चा शुरुआत करता है खेलने की, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना। फिर 7 से 11 साल का बच्चा और बड़ा हुआ, फ्लॉइड के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज आ गई, अब वो क्या करेगा फ्लॉइड के अकॉर्डिंग, अब वो थोड़ा सा सोशल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है, लेटेंट स्टेज आ जाती है। वहीं एरिक्सन के द्वारा इंडस्ट्री, अब वो मेहनत करने की कोशिश करता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, वो सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाने की कोशिश करता है। फिर एडोलेसेंस की स्टेज आ जाएगी, है ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब इस स्टेज में क्या है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जेनाइटल स्टेज आ गई, है ना। यहाँ पर मतलब सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इनका गोल क्या है कि बेटर सेंस ऑफ बैलेंस डेवलप करना अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर क्या करेगा, एडोलेसेंस की स्टेज में रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस रहेगा। ऑन द अदर हैंड एरिक्सन क्या बोलते हैं फिफ्थ वाली स्टेज को, कि यहाँ पर आइडेंटिटी, आपको अपनी एक आइडेंटिटी बतानी है वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बनेगी और वो आइडेंटिटी आपके साथ, आपकी साइकी के साथ सिंक होनी चाहिए, है ना। आपका रोल क्या है, आपका सोसाइटी में रोल क्या है, एज अ जेंडर आप क्या है ना, आपका क्या, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो, अगर ने कुछ और बोल दिया तो यहीं से ही रोल कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है एडल्टहुड। एडल्टहुड में सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते हैं, ये जो हमारी इनके अकॉर्डिंग लास्ट स्टेज है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वाली स्टेज में भी एडल्टहुड में क्या है, मतलब यही जो पहला जो कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंस का, वही इसमें एडल्टहुड में भी कंटिन्यू होता है। इसके आगे इन्होंने जो है सिगमंड फ्रॉइड ने बताया नहीं था, उन्होंने अपनी स्टोरी को एडोलेसेंस तक ही सीमित रखा था, ठीक है। वही ऑन द अदर हैंड एरिक्सन क्या बोलते हैं कि एडल्टहुड में अलग अलग क्या क्या कैटेगरी आती है। एडल्टहुड में आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आ जाता है, वो एडल्टहुड में आ जाएगा। आप इंटीमेट होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट जो सिगमंड फ्रॉइड ने पहले बता दिया था वो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस वाली स्टेज में आएगा। इंटीमेट होना शुरू करेंगे, रिलेशनशिप बनाना शुरू करेंगे, रोमांटिक कंपेनियनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें जनरेटिविटी वर्सेस, जो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडल्टहुड में ही जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाला कंसेप्ट भी आ जाता है। और लास्ट हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स पर हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट भी कर दिया, साथ साथ में हम उनके जो डिफरेंट वर्च्यूज हैं उसको भी हम डिफाइन करते हुए चलेगा। तो हमारा आंसर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस assumptions and ways of performing regression analysis, also compare standardized and unstandardized beta coefficient with suitable examples। अब जो रिग्रेशन एनालिसिस है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली इसमें 5 तरीके की अजम्पशन का इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्रेडिक्टर होगा इट मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, द एरर टर्म्स मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडिपेंडेंट, द वेरिएंस ऑफ द एरर
must be constant, sample must be representative of the population for the inference prediction, the distribution of the dependent variable must have approximately equal variability. ठीक है, इन सबको मतलब हमें डायग्राम और फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट करना होता है, तब हम एक बेहतर तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस को समझ सकते हैं। मैंने लेक्चर्स में इनको इंक्लूड किया था, अभी यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर ये अलग से ही एक पूरा एक लेक्चर हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अलग से रिसर्च मेथड के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम एनालाइज करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग एक्चुअली फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। रिग्रेशन जो अलग अलग इसके कोफिशिएंट है, जैसे कि अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट हो गया, है ना। तो ये आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन इनको यूज करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो उन फॉर्मूलों को भी हमको याद करना होता है। तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट है ये, मीन हमें देखना होता है, एक्सटेंडेड वेरिएशन हमें इसमें देखना होता है। ठीक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन और एक शायद एक ग्राउंडेड थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, उन दोनों को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रेशन। Repression is a motivated forgetting process that protects us by inhibiting anxiety-arousing memories. Explain its role in dissociative amnesia. है ना, तो इसमें आपको क्या बताना है कि रिप्रेशन जो एक प्रोसेस है, रिप्रेशन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस। तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस यहाँ पर मेन कीवर्ड है ना। तो हमें मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, और रिप्रेशन उसका एक तरीके का प्रकार है, और फिर उसका रोल क्या होता है एमनेशिया में, ये हमको बताना है। तो मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये हमको बताना है। हाउ रिप्रेशन इज यूज्ड इन मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेसेस एंड देन इट्स रोल इन दिस पर्टिकुलर एमनेशिया। ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस में होता क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड की देन है। तो इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे अलग अलग तरीके के। तो उन्होंने बताया था कि इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, जहां पर लोग क्या करते हैं, अनवांटेड मेमोरीज को डिफेंड भूल जाते हैं। ठीक है, जो भी उन्हें अनप्लीजेंट सा लगता है तो उसको वो अपने अंदर रिप्रेस कर लेते हैं, अपने अनकॉन्शियसली अपने माइंड में, या फिर कॉन्शियसली अपने अंदर वो उसको दफन कर लेते हैं, है ना। सो कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनकी वजह से आपको अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज जिनसे आपको गुस्सा आया हो, आप एंशियस फील हो, आप अशेम्ड फील आपको हुई हो फीलिंग ऐसी, तो आप उनको अपने अंदर दबा लेते हो। ठीक है, तो आप उसको कहीं एक कोने में ऑलरेडी मतलब होता वो आपके अंदर ही है, लेकिन वो आप उनको भूलने की कोशिश करते हो तो एक तरीके से वो गायब ही हो जाता है। लेकिन अगर कुछ कोशिश की जाए तो उसको हम वापस से कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको अपने अंदर दबा के रख देते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब इसमें काफी सारी थ्योरीज भी थी जो डेवलप की गई थी, जैसे कि एक तो यही हो गई मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी, ये एक थ्योरी भी है। इस थ्योरी का मतलब मेन फंडा क्या हो गया कि जो लोग हैं, यू आइदर डू नॉट वांट टू रिमेंबर देम और फॉर एनी अदर पर्टिकुलर रीजन, आप उनको अपने अंदर बड़ी कर लेते हैं। सो पेनफुल और डिस्टर्बिंग मेमोरीज आर मेड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, आपके अनकॉन्शियस में चली जाती हैं पेनफुल और डिस्टॉर्टिंग मेमोरीज, और उनको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। आपके स्टोरेज में रहेंगी लेकिन उनको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी का कहना था। इसके अलावा यही जो कंसेप्ट है वो डिके थ्योरी में नहीं बताया था, डिके थ्योरी भी हम पढ़ते हैं, है ना। डिके थ्योरी ने भी ये बोला था कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, कुछ डिस्टॉर्टिंग मेमोरीज होती है उनको लॉस हो जाता है और उनको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। डिके थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी जो होती है उसने भी यही बात की गई, उसने भी इसके बारे में बताया था कि जो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है कि कुछ लर्निंग का जो हमारा पार्ट होता है उसकी वजह से जो पर्सन होता है अपनी मेमोरी को खो देता है। गेस्टाल्ट ने भी बात की थी, गेस्टाल्ट ने बोला था कि हम कुछ डिस्टॉर्टिंग मेमोरीज को हमेशा के लिए हटा देते हैं, है ना, जिसको उन्होंने फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम भी बोला था गेस्टाल्ट ने, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम उसको, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, कनेक्टेडनेस ही बनानी टॉपिक्स के बीच में, ताकि अगर अब ऐसे क्वेश्चन अब तो आएंगे नहीं, इसी से रिलेटेड आएंगे, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि आगे पीछे क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पर हमें इन सबको डिफाइन नहीं करना है, जितनी मैंने आपको थ्योरीज बताई है, हमें बेसिकली सिर्फ मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग होता क्या है हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम रिप्रेशन को एक बार डिफाइन कर देंगे कि रिप्रेशन क्या होता है। तो रिप्रेशन भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसका काम क्या होता है, पुटिंग एन ungrateful desire or motive out of mind because of its painful character and driving it to the level of unconsciousness।
ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हमने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट इसमें क्या है, डिसोसिएटिव एमनेशिया। तो ये प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है कि पर्सन ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक्स आउट सर्टेन इवेंट्स ऑफन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, ट्रॉमा, लिविंग द पर्सन अनेबल टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस कारण से आपका डिसोसिएटिव एमनेशिया हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू, he or she cannot recall or remember any important information about their own life, तो हमारा एक डिसोसिएटिव एमनेशिया हो जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का एक टाइप है। जो हमारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक टाइप होता है डिसोसिएटिव एमनेशिया। क्या होता है इसमें, अ पर्सन इज अनेबल टू रिमेंबर और रिकॉल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन लाइफ। और इसका होने का कारण क्या होता है कि रिप्रेशन की वजह से, जब आप अपने किसी भी थॉट्स को या किसी भी मेमोरी को आप रिप्रेस कर देते हो तो आपके अंदर काफी स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से आप में आप काफी ट्रॉमेटाइज हो जाते हो, है ना। तो आप उसको, जब पर्सन इस तरह की कंडीशन को जब सफर करता है तो उसमें एक डिसोसिएटिव एमनेशिया की कैटेगरी आ जाती है। उसकी वजह से वो कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भूल जाता है ना। तो जो मेमोरी लॉस हो रहा है वो क्या करेगा, आपकी कोई स्पेसिफिक एरिया जो रहेगा नॉलेज का या फिर जो पार्ट रहेगा पर्सन की लाइफ को उसे अफेक्ट करेगा। जैसे कि चाइल्डहुड की कुछ इवेंट हो सकती है, आपकी एडल्टहुड की कोई इवेंट हो सकती है, आपकी फ्रेंड या कोवर्कर के साथ कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वो जो मेमोरी लॉस होगा वो उसको पूरा हटा देगा और उसकी वजह से आपको डिसोसिएटिव एमनेशिया हो जाएगा। ठीक है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, और आपको फर्दर याद रखना है कि डिसोसिएटिव एमनेशिया के बारे में पूछ लिया हुआ है, तो जो अलग अलग और भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो आप उनको भी एक बार पढ़ के लेके जाएं, उन पर एक नजर आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे डिसोसिएटिव एमनेशिया हो गया, और भी इसमें और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है एक, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, है ना। एक डीप पर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर भी होता है। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा, हो सकता है कि इससे रिलेटेड आप कुछ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट हम आते हैं 7th पार्ट पे। यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स आपको बतानी है। आप पर्सनैलिटी को ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। पर्सनैलिटी में आप बहुत 3-4 रिसर्चर्स हैं, काफी सारे हैं। कार्ल जंग की आप बता सकते हैं, कैन हॉर्नी की, एल्फ्रेड एडलर की, ठीक है, या फिर सिगमंड फ्रॉइड की, जिसने भी पर्सनैलिटी की एक बेहतर डेफिनेशन दे रखी हो, आप उसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग उनकी असेसमेंट टेक्निक बतानी है कि पर्सनैलिटी को हम कैसे कैसे असेस कर सकते हैं, और उनकी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी है। तो आपको अगर टेक्निक पता है, टेक्निक के फीचर्स पता है, तो आप उनकी बेसिस पर स्ट्रेंथ और वीकनेस उनकी एनालाइज कर सकते हो। तो इसमें 4 तरीके की टेक्निक मैंने आपको बता रखी है यहाँ पर। इंटरव्यूज के द्वारा आप पता कर सकते हो पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, एसोसिएटिव टेक्निक्स होती हैं, और एक्सप्रेसिव टेक्निक्स होती हैं। तो आप इनको पढ़िए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है ना। इसी के अंदर ही आपकी जो इंक प्लॉट टेक्निक्स हमने जो पढ़ा था, लोशल रिस्पॉन्सेस, वो सब भी इसी के अंदर ही आ जाता है, इन्हीं टेक्निक्स के अंदर ना। थीमेटिक अपर असेसमेंट टेस्ट भी आ जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर। तो आपको ये सब पढ़ना है। ये देखिए, ये वही बात हो गई ना कि रिलेट कर करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको पढ़ना है, इनको आप छोड़ के मत जाइएगा। इसके अंदर जो जो टेक्निक्स होती हैं उन सारी टेक्निक्स को आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ आर फिजियोलॉजिकल, न्यूरल एंड कॉग्निटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, एजिंग से रिलेटेड है। तो एजिंग, यहाँ पर आप एजिंग को डिफाइन कर देंगे कि एजिंग होता क्या है। तो एजिंग क्या है, एजिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस, एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस है। तो सभी लोग एक फेज ऑफ लाइफ से गुजरते हैं अपने अपने जीवन में, एट इज ओन टाइम और प्लेस, अलग अलग पेस के हिसाब से। तो एक ब्रॉडर सेंस से बोला जाए तो एजिंग रिफ्लेक्ट ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ। तो इस तरह से आप एजिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सो कैसे डिफाइन किया हमने एजिंग को, एजिंग can be called in a broader sense, it reflect all the changes taking place over the course of life। ठीक है, over the course of COUR, over the course of life। तो इस तरह से आप एजिंग को डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें हमें मेन कंपोनेंट क्या है कि फिजियोलॉजिकल, न्यूरल और कॉग्निटिव चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, वो हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो जो चेंजेस होते हैं जब एजिंग आपकी प्रोसेस जब होगी, तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, फिजियोलॉजिकल भी होंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस भी होंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, बिहेवियरल चेंजेस भी होंगे, सोशल लेवल पे भी चेंजेस होंगे, है ना। आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं,
आपकी सेंसेस की जो क्षमता है वो कम हो जाती है ना? तो डिसीज़ेज़ आपको हो जानी है, डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, तो अलग-अलग तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे आपकी एज बढ़ती है, क्रोनिक डिसीज़ेज़ आ जाती हैं आपको। तो एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस है, अलग-अलग लेवल पर चेंजेज़ आपके होते रहते हैं। हमें यहाँ पे फ़ोकस क्या करना है? फिजियोलॉजिकल चेंज पर, न्यूरल चेंज पर और कॉग्निटिव चेंज पर। ठीक है? तो फिजियोलॉजिकल चेंज में आप कैसे बता सकते हो कि आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स है, एजिंग के साथ-साथ वो चेंज होते हैं, है ना? जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होता है आपका, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है? लंग्स आपके जो होते हैं उसमें गैस एक्सचेंज हो जाता है, डिक्रीज़ इन वाइटल कैपेसिटी एंड स्लोअर एक्सपिरेटरी फ्लो रेट्स ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ आप इसमें बता सकते हैं, है ना? डिजेनरेटिव चेंजेज़ ऑकर इन मेनी जॉइंट्स एंड दिस कंबाइंड विद द लॉस ऑफ मसल मास इनहिबिट एल्डरली पेशेंट लोकोमोशन। है ना? तो ये आप बायोलॉजिकल बेसिस पर कुछ फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज़ हैं, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ जो बॉडी में हमारे होते हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूरल यानी कि आपके ब्रेन के लेवल पर आपके क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि एजिंग जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है आपकी, तो आपकी ब्रेन साइज़ में भी अंतर आता है। आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी चेंज होती है, जो हमने पहले डिस्कस किया है ना? कॉग्निशन लेवल पर अंतर आता है। द ब्रेन श्रिंक्स विथ इंक्रीजिंग एज एंड देयर आर चेंजेस एट ऑल लेवल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉर्फोलॉजी और सिंपली ब्रेन प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वहाँ यहाँ पर आप बता सकते हो, है ना? कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या होते हैं? मेमोरी में चेंज आता है, एपिसोडिक मेमोरी का जो परफॉर्मेंस होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है आफ्टर द मिडिल एज ऑनवर्ड्स। मिडिल एज के बाद जो एपिसोडिक मेमोरी है वो आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। सिमेंटिक मेमोरी ग्रेजुअली फ्रॉम मिडिल एज टू यंग एल्डरली बट देन डिक्लाइन, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है सिमेंटिक मेमोरी, है ना? आपकी जो रीज़निंग की प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है एजिंग के साथ-साथ। स्पेशल ओरिएंटेशन कम हो जाता है, परसेप्चुअल स्पीड आपकी कम हो जाती है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे कीवर्ड इस आंसर में आ गए हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो आंसर है ना इलैबोरेट करना है। जितना हो सके साइकोलॉजिकल कीवर्ड आपको डालने हैं, अदरवाइज़ आपका आंसर जीएस के आंसर की तरह लगने लगेगा। तो आप जितना हो सके साइकोलॉजी की जितनी भी ट्रिक्स आती हैं, उन सबको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है उसको हम कैसे कर सकते हैं यूज ले पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की डेफिनेशन को बताने के लिए। अब देखिए जो ग्राउंडेड थ्योरी है इसको जनरली सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं इस मेथोलॉजी को। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। दो तरीके की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर क्वालिटी देखी जाती है ना? जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी है, तभी जैसे हैप्पीनेस है तो कितना हैप्पीनेस किस तरह की क्वालिटी आप खुश रहते हो, है ना? तो वो इसमें देखा जाता है। तो ग्राउंडेड थ्योरी को जनरली यूज़ किया जाता है जब हमें कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करनी होती है। ओके, तो उसमें अलग-अलग तरीके की हाइपोथेसिस जनरेट होती हैं, अलग-अलग तरीके की थ्योरीज़ जनरेट करके हम डाटा को एनालाइज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है? रीज़निंग का इस्तेमाल होता है इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में, इंडक्टिव रीज़निंग का इस्तेमाल होता है और अलग-अलग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल का यूज़ होता है। उनकी बेसिस पर हम रिसर्च करके एक थ्योरी बताते हैं, एक हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ग्राउंडेड थ्योरी व्हिच इज़ वन ऑफ द बेसिक अप्रोच एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड टेक्निक इन क्वालिटेटिव रिसर्च। It refers to the process of generation of theory which is based on collection of data from multiple resources. ठीक है ना? अब देखिए, अब सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि हैप्पीनेस को कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब देखिए, अब ये ना इसका अप्रोच हर एक जो भी स्टूडेंट होगा उसका अलग-अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पैरामीटर बताने हैं। अब हैप्पीनेस को डिफाइन करते हुए हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे, आप लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे, तो आप किन-किन पैरामीटर्स पर डाटा कलेक्ट करोगे, आपको ये पहले पता करना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर आप अलग-अलग हो सकते हैं हर एक इंसान के, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपने एक पैरामीटर सपोज़ किया कि आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है? ये एक पैरामीटर पूछा आपने लोगों से, ठीक है ना? एक आप पूछ सकते हैं पैरामीटर कि सैटिस्फैक्शन कितना है आपको अपनी लाइफ़ से या अपनी जॉब से या जो भी आप काम कर रहे हैं, एक पैरामीटर ये हो सकता है। दूसरा और पैरामीटर क्या हो सकता है? सोशल इंटरेक्शन आपका कितना है? कम्युनिटी में आपका पार्टिसिपेशन कितना है? तो इस तरह से आपको डिफरेंट-डिफरेंट पैरामीटर्स बताने हैं और उस पैरामीटर्स बताने के बाद आपको अलग-अलग स्टेप बनानी है कि आप कैसे-कैसे उस रिसर्च को फ़ॉलो करोगे, है ना? आप पहले क्या करोगे? आप एक आउटलाइन बनाओगे, आप अपना अप्रोच बताओगे, ठीक है? अप्रोच बताने के बाद आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए आप अलग-अलग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आपको रिसर्च मेथड पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? इंटरव्यूज़ के थ्रू करते हैं, अलग-अलग प्रोसेसेस होती हैं उसमें। उसके बाद आप क्या करोगे? डेटा को इंटरप्रेट करोगे, डेटा को एनालाइज़ करोगे, ठीक है? उसके बाद आप फिर अपना एक रिज़ल्ट बताओगे कि हाँ, कि ये
डेफिनेशन ये है हमारा हैप्पीनेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेप को आपको फॉलो करते हुए ये पूरा इसका कंसेप्ट, इसका पूरा अप्रोच बताना है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं discuss in detail about different attitude rating scale. How can you measure intergroup prejudices among students in the class using Likert scale, and how can their behavior be rectified through moral education? अब देखिए इसमें क्या है, एटीट्यूड रेटिंग स्केल बतानी है आपको, डिस्कस करनी है डिटेल में। तो 5 तरीके की होती हैं। एक तो सिमेंटिक डिफरेंशिएशन मेथड होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। लिकर्ट स्केल के बारे में आप बताएंगे। थर्स्टन स्केल होती है, गुटमन स्केल होती है, और वोगाटस सोशल डिस्टेंस स्केल होती है। तो ये 4-5 स्केल के बारे में आप बता सकते हैं। ये मेथड होते हैं एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, एटीट्यूड को रेट करने के लिए। ठीक है, अब जो इसमें लाइकर्ट स्केल है, लिकर्ट स्केल में इसमें कैटेगरी होती है। जैसे कि आप इसमें पूछते हैं कि आप किसी, जैसे ये जो पूछा हुआ है, कैसे मेजर करेंगे आप इंटरव्यू प्रेजुडिसेस। तो आप बच्चों से पूछेंगे, एक कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट लेके आएंगे, और उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेसिस पर आप 5 इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि आप उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, या आप उससे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, ठीक है, या फिर आप नाइदर एग्री और नॉर डिसएग्री, न्यूट्रल आपका स्टैंड है, या फिर आप एग्री करते हैं, या फिर आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं। तो इन 5 स्केल पर हम लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली हम एग्री करते हैं। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बताकर इन 5 स्टेटमेंट के बेसिस पर आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गिव डिटेल्स ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड हिंड्रिंग फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आंसर द क्वेश्चन बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले होता क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये क्या प्रोसेस होती है, इसमें आप क्या करते हो, आप एक गोल तक रीच होने करने की कोशिश करते हो। जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, वहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव, आपका जो एम है, वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये इनिशियल प्रेजेंट कंडीशन है, और ये आपका गोल है, ये आपका अचीवमेंट है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर हैं, यूपीएससी क्लियर करना आपका गोल है। तो इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी इवेंट्स होंगी, आपको जितना भी फोकस यहाँ तक पहुँचने में जितनी भी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होगी, वो होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन तक से आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का रास्ता बोलेंगे। सो इट रिफर्स टू अ वे ऑफ रीचिंग अ गोल, इट रिफर्स टू अ वे ऑफ रीचिंग अ गोल फ्रॉम योर प्रेजेंट कंडीशन। Okay, where the present condition is either not directly moving towards the goal or is far from it। ठीक है, तो आप कुछ लॉजिक लगाकर, कुछ स्टेप लगाकर आप फाइनली इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इसमें स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे कि एक एल्गोरिदम हो गया, यूरिस्टिक हो गया, अलग अलग स्टेजेस हैं ये। यूरिस्टिक एक तरीके का शॉर्टकट मेथड है। एल्गोरिदम में आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एनालॉजी क्रिएट करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डिवाइड एंड कॉन्क्योर, अलग अलग लार्ज उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांट लेना, डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम अज्यूम कर लेते हैं और फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हो गए जो फैसिलिटेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस को। ठीक है, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये मैंने आपको 4-5 बता दी है। जैसे एक रूट कॉज एनालिसिस मेथड होता है, रिडक्शन मेथड होता है, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस मेथड होता है, मीन्स एंड एनालिसिस होता है, लेटरल थिंकिंग होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4-5 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रोसेस को हिंडरिंग करते हैं, इसमें अच्छा, इसमें आपको एग्जाम्पल भी इंक्लूड करने हैं। तो एग्जाम्पल आप अपनी आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड करना इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। दिक्कतें कहाँ से आ सकती हैं, फंक्शनल फिक्सनेस आपको हो सकती है। अब ये क्या है, एक तरीके का मेंटल सेट है ना, जो हमको रोक देता है, हमारी एबिलिटी तक हमको पहुंचने के लिए रोक लेता है। ठीक है, तो फंक्शनल फिटनेस आपको हो सकती है। मेंटल सेट आपको हो सकता है। मेंटल सेट इज आल्सो अनकॉन्शियस टेंडेंसी।
जो आपको आ जाती है, ठीक है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट हैबिट की वजह से आप में एक मेंटल सेट क्रिएट हो जाता है ना, उसकी वजह से आप कोई भी नया कुछ चीज़ नहीं सीख पाते हो। ओके, तो उसकी ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी एक दिक्कत आ सकती है। अननेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बैरियर जो आपने सोचे ही नहीं है वो एकदम से आ गए। ओके, तो वो भी हो सकते हैं आपके बैरियर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आप टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हो जिसका कोई मतलब भी नहीं है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिक्कत को एक तरीके से बैरियर बन के काम करेगी। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्टर आपने लिख दिए फैसिलिटेट करने के लिए, 4-5 फैक्टर आपने लिख लिए हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट आर डिफरेंट रूल्स ऑफ लैंग्वेज? क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल पीरियड, हाइपोथेसिस। ठीक है? अब देखिए लैंग्वेज को आपने डिफाइन किया यहाँ पर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज हम 5 सिस्टम में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। है ना? इसके बारे में आप एक दो लाइन लिख दीजिएगा, तो ये हमारा रूल्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी एरिक लैंडबर्ग के द्वारा दी गई थी। अब देखिए जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में है। अब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसको 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। पहला पर्सपेक्टिव इसका रहता है लर्निंग पर्सपेक्टिव, सेकंड नेटिविस्टिक अप्रोच हम इसमें देखते हैं, और थर्ड इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। 3 अप्रोच हम देखते हैं लैंग्वेज में डेवलपमेंट में। ठीक है ना? अब जो हमारा लर्निंग पर्सपेक्टिव है, लर्निंग वाला जो अप्रोच है, ये हमारा बीएफ स्किनर ने दिया था, बंडूरा ने भी इसको प्रमोट किया था। ये क्या बोलते हैं, हम जितना भी सीखेंगे वो इन्फोर्समेंट से सीखेंगे, मॉडलिंग से, ऑब्जर्वेशन से हम सीखेंगे। ये हमारा लर्निंग पर्सपेक्टिव था। नेटिविस्टिक अप्रोच ऑन द अदर हैंड क्या बोलते थे कि हमारे अंदर इन्नेट कुछ लैंग्वेज रहती है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड रहते हैं ह्यूमंस विद एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहता है, हमारे अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट रहता है, हमारे अंदर एक लैंग्वेज मेकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बनाई नेटिविस्टिक ने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होती है और लैंग्वेज मेकिंग कैपेसिटी होती है। ये 3-4 फैक्टर हमारे अंदर इन्नेट होते हैं, और इसी नेटिविस्टिक अप्रोच ने ही बताया था कंसेप्ट क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस में इनका कहना क्या है कि जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स होते हैं लाइफ के, दे आर वेरी क्रूशियल, और इन पहले कुछ सालों में एन इंडिविजुअल कैन एक्वायर अ फर्स्ट लैंग्वेज इफ प्रेजेंटेड विद एडिक्वेट स्टिमुलाई। ठीक है, तो जो बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी जो पीरियड रहता है, वहाँ पर जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो काफ़ी अलग-अलग तरीके की स्पेशलाइज़ेशन को सीखने के काबिल होता है ना? तो वहाँ पर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आप उस फ़ेज़ में करेंगे, तो वो बेहतर तरीके से होगा। दिस इज़ क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। अब इसको हमको थोड़ा-सा क्रिटिकली एनालाइज़ भी करना है, तो कुछ 2-4 पॉइंट आपको नेगेटिव में भी इसके लिखने पड़ेंगे। तो नेगेटिव में एक तो पॉइंट यही आ जाएगा कि बाद में काफ़ी सारे रिसर्चर्स आए थे, है ना? जिसमें से एक पेसिंगम थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो कंसेप्ट है नेटिविस्टिक ने, जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है कि जो इन्फेंट होते हैं, जो हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है, उसमें लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को फर्स्ट डेज एंड फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ। लेकिन इसको इर्रेलेवेंट बता दिया था बाद में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए गए थे, रिसर्च की गई थी मंकीज़ पे, चिंपैंजीज़ पर, तो उनमें देखा गया था कि जो यंग स्पीसीज़ होती है उनकी, उनको उनको भी अगर लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो सीख जाते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका जन्म होगा तभी उस पीरियड में आपको सिखाया जाएगा तो वो बेहतर चीज़ निकल के आएगी। ठीक है? तो ये पहला तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन, इसका सॉरी नेगेटिव लिमिटेशन आप बोल सकते हैं। दूसरा जो रहेगा, पूरा का पूरा एक नेटिविस्टिक अप्रोच का ही एक इसमें क्रिटिसिज़्म बता सकते हैं कि जो एलईडी और एलएमसी का जो कांसेप्ट बताया था, नेटिविस्टिक अप्रोच ने ये नहीं बताया था कि ये जो अप्रोच है, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ऑपरेट कैसे करती हैं। है ना? उन्होंने बता दिया था कि बस ये होता है, लेकिन इसको ऑपरेट कैसा किया जाता है, ये इन लोगों ने नहीं बताया था। ठीक है? तो ये आप ये भी इसमें एक लिमिटेशन वाला पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने ओवरऑल सारे सेक्शन बी के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है? नेक्स्ट हम पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में। तो आप इसको देखिए। आई होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये वाला लेक्चर। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें कंटेंट थोड़ा-सा अपना बेहतर करना है, ताकि हम हमारे जो आंसर्स हैं वो थोड़े-से यूनिक बन सकें ऑनों से। और दूसरा,
हमें पैटर्न समझना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसी से रिलेटेड कहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।